GTV में मुजाहिद वल्दी आपको खुशामदीद कहता है। और जी हाँ, एक माह यानी कल 9 जून हो जाएगी। एक नई पार्टी मारूफ इस तरह में लोग कहते हैं किंग पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ से निकली और आज उनकी क़यादत जहांगीर तरीन के सामने हमारे सामने आई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जहांगीर तरीन ने नई पार्टी का नाम ऐलान किया है। और दिलचस्प बात यह है कि उनके बाएं दाएं बेशतर लोग वो थे जिन्होंने सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ को खुदा हाफ़िज़ नहीं कहा था बल्कि सियासत से तौबा और छोड़ने का भी ऐलान किया था। अब वो तरीन साहब की छतर छाया में आ चुके हैं। तरीन साहब के साथ इस वक्त कौन कौन हैं, इनके पीछे कौन हैं और कौन सी लाइन जो है में खड़े हैं इनके आने के लिए। ज़रा खुद देखिए कि बड़े पुरएतमाद लहजे में कहते हैं जी बहुत ही पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार था और आज गालिबन पीपल्स पार्टी और काफ लीग की सफ़ों में सफ़े मातम तो लफ्ज़ इस्तेमाल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यह नज़र मायूसी होगी कि इन सब को वो चाह रहे थे कि उनको ज्वाइन करें। लेकिन मैंने कहा ना, जहाँ दीदा सियासतदान होने के दावेदार जहांगीर तरीन ने पार्टी का ऐलान किया। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए हैं। मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आप सबको मालूम है, अलीम खान ने भी इस पर बात की, हमारा मुल्क इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमें नई जमात बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, पहले वो बता देता हूँ। सियासत में आने से लेकर अब तक मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालूं। इस तवील सफ़र में मुझे बहुत सारे लोगों को मिलने और उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने उनके तजर्बे और सियासी बसीरत से बहुत कुछ सीखा। ये याद रखें आप सब कि मैं एक रिवायती सियासतदान नहीं था। मैं सियासत में आया, लेट आया और किसी मकसद की वजह से। जी, आमतौर पर तहरीक-ए-इंसाफ के पूरे दौर में बैकडोर डिप्लोमेसी करने वाले और अपनी हेलीकॉप्टर में भर भर कर सारे मुल्क से तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन करने वाले आज जहांगीर तरीन खुद एक कायद और सरपरस्त की हैसियत से सामने आए। उनके बाएं तरफ अलीम खान बैठे थे, दाएं तरफ हमारे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, जिन्होंने कराची में मैं भी इत्तेफाक से मौजूद था पार्टी को खुदा हाफिज़ कहा था। जैसे मैंने कहा कि दिलचस्प बात यह है, कुछ चेहरे नज़र नहीं आए, लेकिन बेशतर वो लोग जिन्होंने कहा था हमने पार्टी ही नहीं छोड़ी, सियासत भी छोड़ दी, वो दाएं बाएं जहांगीर तरीन के नज़र आ रहे थे। देखिए ज़रा इन लोगों को जिन्होंने अभी 2-1 हफ्ते पहले ही पार्टी को छोड़ते हुए क्या कहा था। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ये आज फैसला किया है। मुश्किल फैसला था, आसान फैसला नहीं था। मैंने फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। खान साहब, आपको खुदा हाफिज कहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज कहता हूँ। मैंने जिस सफ़र में 27 साल अपने मुकम्मल किए, वो अब्रप्टली ये वाक़यात होने थे, ये मामलात होने थे और मुझे सियासत से दस्तबरदार होना पड़ रहा है। फवाद चौधरी साहब का भी ट्वीट दिखा देते जिन्होंने सियासत से जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान किया था। लेकिन चलता हूँ अरसलान बुखारी साहब की तरफ। देखिए ज़रा आ गया फवाद चौधरी साहब का, अंग्रेज़ी में ट्वीट किया था, सामने नहीं आए थे, लेकिन मैंने कहा ना 1 दर्जन से ज़्यादा सियासतदान इसी तरह आए गए और सियासत छोड़कर चले गए। बहरहाल वो बहुत सारे जिनसे तवक्को की जा रही थी या तो ज़ेर ज़मीन हैं या सामने नहीं आ रहे हैं, या बहरहाल हम्माद अज़हर जिनके 83 साल वालिद गवर्नर रह चुके हैं पंजाब के, मियाँ अज़हर की गिरफ़्तारी के बावजूद वो पार्टी से वाबस्ता हैं। खासी तवील फ़हरिस्त है जिन्होंने अभी तक वाबस्तगी रखी है तहरीक-ए-इंसाफ से। ख़वातीन ख़ास तौर पर यास्मीन राशिद समीत दर्जन भर। इस वक्त अरसलान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आज आप रहे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक 5 सितारा होटल में हुई, नुमाया लोगों में
दाएं तरफ अलीम ख़ान और इमरान इस्माइल बैठे थे, गालिबन अली जैदी भी आ गए थे, लेकिन फवाद चौधरी और कौन ऐसे लोग थे जो काबिल ज़िक्र आपको नज़र नहीं आए? जो नज़र आए वो तो कैमरे ने देख लिया। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। बात यह है कि फवाद चौधरी साहब की सीट सामने ही फ्रंट रो में थी, लेकिन उनकी सीट पर कोई और साहब बैठ गए तो वो अपने जो जहांगीर खान तरीन है उनके बाएं जानिब जाकर तीसरी सफ़ में जाकर बैठ गए। वो बिल्कुल वहाँ पे मौजूद थे, फवाद चौधरी भी मौजूद थे। फैजुल हसन चौहान को जो है वो सीट नहीं मिली, वो भी पीछे जाके बैठ गए। मसलन पिछली सफ़ों में चले गए। जो नई जमात आई है इसकी सफ़ें जो हैं उसकी अभी चूँकि सफ़बंदी अभी होनी है, तो लेकिन अभी उनको जगह जो मिली है वो पिछली सफ़ों में मिली है। और जितने भी लोग थे, अली जैदी वो लेट आए थोड़ा सा वहाँ पे होटल में, और वो उसके बाद वो बैठे, वो भी बैठे नज़र आए हमें। उसके बाद कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिन्होंने वादा किया हो और वो ना आया हो। तमाम के तमाम, कुछ लोग तो बाकायदा उस होटल में पिछले 3 दिन से डेरे डाले बैठे थे, और आज बाकायदा पुरजुम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सवालात उन्होंने नहीं लिए। हाँ, कुछ लोग मुझे जो है उनके चेहरे उतरे हुए थे, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने अपना जो चेहरा है वो इस तरह करके यूँ ढांपा हुआ था कि जैसे उन्हें कोई देख ना सके। अब मामला बड़ा दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया बरेलवी साहब के। इसका तर्जुमान कौन होगा? असल मसला है कि तर्जुमान कौन होगा, चूँकि 3 तर्जुमान जो हैं, फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात, फरदौस आशिक़मान वज़ीर इत्तलात और फयाजुल हसन चौहान वज़ीर इत्तलात, ये 3 लोग जो हैं ये जमात जो है उन्होंने छोड़ी और वो उधर गए हैं। अब देखना ये है कि ये कौन से लोग इन तीनों में से किसकी वो चॉइस करते हैं कि तर्जुमान पार्टी का किसको बनाते हैं। वक्त के साथ साथ जाहिर है कुछ चीज़ें भट्टी साहब, आशिक़ ऐवान तो खैर बहुत पहले छोड़ गई थी, हम नज़र आई थी। इनके अलावा कोई खातून नज़र आई जो नुमाया, यानी मुसरत चीमा का हमने सुना था उन्होंने मुलाकात की थी, वैसे तो मलिका बुखारी ने भी छोड़ा, लेकिन और कोई ख़वातीन नुमाया नज़र आई? नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो अपना मुसरत चीमा है और जमशेद चीमा है उनकी मुलाकात की खबरें ज़रूर आईं, लेकिन उनकी अभी तक मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने तस्दीद कर दी। उसके अलावा जो ख़वातीन है, मलिका बुखारी अभी तक मुझे नज़र नहीं आई हैं, और मज़ीद जो ख़वातीन जिसका नाम आप ले रहे हैं उनमें से सच कोई नामवर या जो थी जिनका नाम बहुत पहले था, वो फ्रंट लाइन रनर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, MNA रही, MPA रही, वो आज नज़र नहीं आई। हाँ, अलबत्ता कुछ ख़वातीन वहाँ पर ज़रूर मौजूद थी जो MPA थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो अब इधर आ गई, और उसके बाद उन्होंने, अब जाहिर है चूंकि असेंबलियां ही नहीं रही तो वो किस क्या करती और क्या कहती। एक और लोगों ने जिन लोगों ने डेमोक्रेट के नाम से ग्रुप बनाया था, मुराद रास, हाशिम डोगर गालिबन, वो लोग भी मौजूद थे? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल मौजूद थे, फ्रंट लाइन पे थे वो बिल्कुल। उनके बाएं जानिब, अगर आप देख रहे होंगे फुटेज में, बाएं जानिब जो है डॉक्टर मुराद रास बैठे हुए थे, उनके साथ ही हाशिम डोगर साहब बैठे हुए थे, और उनके जो बाकी लोग थे जिनकी तादाद तकरीबन बताई जा रही थी 18 यानी 1.5 दर्जन के करीब, वो सारे के सारे आए हुए थे। हमारे सिंध के गालिबन महमूद मौलवी साहब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का भी कोई काबिल ज़िक्र चेहरा नजर आया? नहीं, बलूचिस्तान से जो है वो नहीं, सिर्फ महमूद मौलवी साहब वहाँ पे थे, इमरान इस्माइल साहब थे, अली जैदी साहब थे। KP से मुझे कोई ऐसा सच बंदा नज़र नहीं आया। वो हो सकता है उनका बाद में उन्होंने कहा है कि जी हम शायद और लोग भी आ रहे हैं, उनका नहीं नज़र आया। लेकिन बहरहाल ये है कि एक बड़ी जमात जो इलेक्टेबल्स अपने आप को कहते हैं, वो तमाम के तमाम आप एक छतरी थले जो है वो जहांगीर खान तरीन की जो छतरी है उसके नीचे आ गए हैं। अब देखना ये है कि क्या बलूचिस्तान में जो है वो लाने में मुझे बताइए कि एक तो जहांगीर तरीन साहब की एक शख्सियत है और खामोश किरदार भी अदा किया है, पूरा ओवरऑल एटमॉस्फेयर उसमें क्या बड़ा पुरजोश था, सेलिब्रेशन का था, कैमरों की भीड़ भाड़ भी होगी, इनके हामी कितनी बड़ी तादाद में मौजूद होंगे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि माशाल्लाह आपको बड़ा तजर्बा है पार्टियों के बनने और टूटने का भी, कि ऐसा सेलिब्रेशन का माहौल नज़र आया कि तहरीक इंसाफ से टूटने वाले, जहांगीर तरीन के छत्र साया में आने वाले एक बड़ी काबिल ज़िक्र मौसर पार्टी बनाने में कामयाब हो जाएंगे?
देखिए जी, मैं आपको एक बात बरेलवी साहब मैं कहता हूं कि जी जो वोटर था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अभी तक टूटा नहीं है उतना जिस हिसाब से हम सोच रहे थे या हम देख रहे हैं कि उतना नहीं टूटा। अब नई जमात आई है, आज उन्होंने नाम अनाउंस किया है, आज लॉन्च की है, अब आहिस्ता आहिस्ता रजिस्ट्रेशन होगी। अब देखना यह है कि है तो जितने लोग इनके साथ हैं सारे इलेक्टेबल्स हैं, माइनस जो अब जहांगीर खान तरीन खुद चुके वो नाहल हो गए थे, उनके ऊपर नाहलियत की तलवार अभी तक लटक रही है, उनका केस नहीं है। बाकी मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो उनके चेहरों पर चंद एक के चेहरों को छोड़कर मसलन समीउल्लाह चौधरी जो हैं वो बड़े एक्टिव नज़र आए मुझे। ओन चौधरी जो मशीर वज़ीर आज़म हैं वो बहुत एक्टिव थे, वो ज़ाहिर माजी में भी इनके साथ रहे हैं, जहांगीर खान तरीन के इनके ग्रुप के लोग हैं, वो बड़े एक्टिव नज़र आए। अब्दुल अलीम खान नहीं, मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि आमतौर पर जब पार्टियों के, आपको पता है ये चाहे एक MPA हो चाहे ज़िलाई ऑफिस हो, 10-12 बंदों के बगैर आपके यहाँ भी रिवायत है, हमारे सिंध में भी है, वो चलता नहीं है। तो ये तो माशाल्लाह कोई तकरीबन 20-25 नुमाया शख्सियात थी, तो इनके पीछे 10-20-30 गाड़ियाँ, वैगने शैगने, हामी 500,000 लोगों का कोई मजमा था यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल था जी। मामला ये था कि ज़्यादा प्रेस के लोग थे, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले थे, उन्होंने आज अपने कारकुन नहीं बुलाए हुए थे, उनके हामी ज़रूर वहाँ पे तादाद में मौजूद थे, तकरीबन 100 से 200 होंगे या 500, मैक्सिमम 500 कर लें, कि इससे ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आए, क्योंकि आज उन्होंने अभी तक अपने कारकुनों को या वर्कर्स को दावत नहीं दी थी। तमाम कोई भी जो हल्के के उम्मीदवार थे या उम्मीदवार हो सकते हैं। बड़ी एक और ज़्यादा अहम बात है ये कि अब तक आप देख रहे थे कि जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही थी उसमें लोग कह रहे थे कि जी हमने सियासत छोड़ दी और उसके बाद ये मौका नहीं देते कि सवाल करें। आज जब जहांगीर तरीन साहब ये ऐलान कर चुके तो उसके बाद क्या मीडिया को इस बात का मौका मिला कि वो खास साहब के हवाले से, पार्टी के हवाले से, साबिका कायद के हवाले से या कोई ऐसा सवाल करते जिसके जो आपके ख्याल में खबर बनती या खबर है? नहीं, देखिए बात यह है जी कि सख्त सवाल ज़रूर होने थे, लेकिन उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की जहांगीर खान तरीन ने, उसके फौरी बाद जो है शोएब सिद्दीकी जिनके पास माइक था या जो स्टेज सेक्रेटरी के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, उन्होंने कहा जी कि आज कोई सवाल नहीं होगा, इस जो कार्रवाई आज सिर्फ पार्टी की हमने लॉन्च करनी थी वो हमने लॉन्च कर दी, यानी पार्टी का बुनियाद रखनी थी वो रख दी है, आज के नहीं फिर हम किसी दिन फिर बुलाएँगे आप लोगों को, मीडिया वालों को, और फिर सवालात होंगे। लेकिन हमारे जहनों में बहुत सारे सवालात थे कि क्या कोई प्रेशर था, नहीं था, क्या कि प्रेशराइज किया गया या अब भी कोई प्रेशर मौजूद है, इस किस्म के सवालात सारों ने करने थे, लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया और वो उठकर जो है वो चलते बने। और इसी तरह जो है वो बाकी लोग भी सारे आके काके दो चले गए। कुछ लोग खुश नज़र आए जो आपने पहले सवाल किया था, कुछ लोग बड़े अफसरदा भी थे। बज़ाहिर है एक जमात के साथ वाबस्तगी होती है जिसमें डॉक्टर मुराद आपके और हमारे जो दोस्त थे तर्जुमान फवाद चौधरी साहब हमेशा बड़ा कुछ चहले करते थे, हंसी मजाक करते थे, आगे गुजरते थे, क्या खामोशी से आए खामोशी से चले गए या कुछ लोगों के साथ वो कुछ नजर आए, गप जिसे कहते हैं ना गपशप वाला लफ्ज? नहीं बरेलवी साहब, बिल्कुल भी नहीं, वो खामोशी से ही आए थे। पहले तो हमें जो उनकी सीट थी उसके ऊपर कोई और साहब बैठ गए सामने फ्रंट लाइन में, उनको कहा गया 2 मरतबा जहांगीर खान तरीन ने और अब्दुल अलीम खान ने कहा कि आप सामने आ जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पीछे ही ठीक है। वो तीसरी सफ़ में जाकर अलीम खान अपना जहांगीर तरीन के जो है लेफ़्ट साइड पर तीसरी सफ़ में जाकर जो है वो उन्होंने अपनी चेयर वहाँ पर ली और वो चुप करके बैठ गए। और उसके बाद जब ख़त्म हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो तमाम लोगों जो थे, कैमराज जो थे, वो जहांगीर खान तरीन से सवालात करना चाह रहे थे, कुछ लोग अब्दुल अलीम खान के जानिब बढ़े, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब देते हुए ये इनकार किया। अगर मैं आखिरी आपसे सवाल करूं कि भट्टी साहब आपने ये दौरान जो देखा आपको, यानी मेरे ख्याल में आदम सवातीत को तो खैर शायद नहीं आना था, नहीं आए, कुरैशी साहब को तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, असद उमर साहब का भी सवाल नहीं होता, मुझे चीमा आप कह रहे थे नहीं आ रही थी, पंजाब का जो मेरे ख्याल ये तो ज़्यादातर वो लोग थे ना चंद को छोड़ कर के जो जहांगीर तरीन साहब के साथ अक्सरियत उन्हीं की थी जो पहले से थे। इनमें गालिबन एक काबिल ज़िक्र मैं कहूँगा तो इस्माइल साहब होंगे, हमारे इमरान इस्माइल, अली जैदी होंगे, 2 नाम अगर मैं ले लूँ, तीसरा नाम मैं कयानी साहब का ले सकता हूँ, चौथा नाम मैं चौथे पे आके रुक गया हूँ मैं, फवाद चौधरी साहब हो गया चौथा नाम, इसके अलावा 5वां 6वां 7वां काबिल ज़िक्र नाम
जी, उसमें देखिए कि जो आपने नाम लिया उसके साथ जो साबका वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के सरदार तनवीर इलियास वो मौजूद थे, जहांगीर खान तरीन के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे, इमरान इस्माइल साहब के साथ मौजूद थे। इसी तरह जो इसहाक हाकवानी हैं जो माजी में वो तो पुराने पहले से साथ हैं तरीन साहब के साथ, आमिर जो थे वो तो पहले से हैं, वो भी मौजूद थे। ठीक है, ऐसा हमारे अरसलान भट्टी साहब बड़ा तफसील से बात हमारी हो रही थी जिनमें था कौन नहीं था, कौन किस सफ में था, किस सफ में नहीं था, लेकिन बहरहाल जहांगीर तरीन साहब ने एक पार्टी लॉन्च कर दी और गालिबन इससे सबसे ज़्यादा मायूसी या धचका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे चौधरी शुजात की काफ लीग को हुआ। नून लीग ने पहले ही कह दिया था कि तहरीक इंसाफ के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। देखना यह है कि ये जो पार्टी मारूफ इस्तेलाह में जिसे आमतौर पर हम लोग किंग पार्टी कहते हैं, कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट बनाती है, पता नहीं कितना दुरुस्त होता है या नहीं, ये ख़ुद बनाते हैं, लेकिन बड़े भारी वसाइल के साथ लॉन्च कर दी गई है, रजिस्टर्ड कर दी गई है। कहा जाता है इलेक्शन में भी हिस्सा लेने के लिए पढ़ तो लेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज बहरहाल पहला मरहला बिलाखिर तय हो गया कि तहरीक इंसाफ से अलग होने वालों ने एक अलग पार्टी इस्तेकाम पार्टी के नाम से अपना ऐलान कर दिया। ब्रेक के बाद आएंगे तो इनके एक साबिका तर्जुमान जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है उनसे गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से हमारे जहांगीर तरीन साहब जो राइट हैंड मैन कहते थे, सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे, उनकी हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर भर भर के लेके आते थे। बिल आखिर अलहदगी तो उनकी काफ़ी अर्से पहले हो चुकी थी खान साहब से, लेकिन नई पार्टी का ऐलान कर दिया और जितने भी टुकड़े हुए बिखरे हुए लोग जिन पर झपटने के लिए पीपल्स पार्टी, काफ लीग, नून लीग अलबत्ता नहीं, जोर लगा रही थी, डोरे डाल रही थी, वो कामयाब ना हो सकी और इधर उधर के बिखरे हुए, मैंने जैसे कहा कि बहरहाल उन्होंने इस्तेकाम पार्टी के नाम से अपनी पार्टी की बुनियाद रख दी। आमतौर पर मैंने कहा ना, इसे किंग पार्टी के नामों से याद किया जाता है। जो इस तरह पार्टियां बनाई जाएं, तरीन साहब की छतर छाया में ये कितने अरसे तक सरवाइव करेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर मैंने कहा ना कि पार्टियां बनाना आसान है, पार्टियां चलाना, और ताहम ये कहना अभी मुझे नहीं चाहिए कि बहरहाल जहांगीर तरीन साहब की एक ऐसी शख्सियत है कि लोगों को अकोमोडेट करते हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि वो खान साहब की तरह बहुत ही पुरकशिश हो, उनकी कोई फॉलोइंग हो, कि उनका वोट बैंक हो, लेकिन बहरहाल मैंने कहा एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर है। हमारे साथ फैयाज चौहान साहब हैं, बड़े तर्जुमान पुरजोश तहरीक इंसाफ के रह चुके हैं। फैयाज चौहान साहब शुक्रिया। सभी ने कहा था, यानी दाएं बाएं मैं देख रहा था कि जिन्होंने कहा था कि जी हम सियासत छोड़ रहे हैं, लेकिन वो सियासत छोड़ने वाले बेशतर जो हैं वो नई पार्टी में शमूलियत का कर चुके हैं। आपका क्या है मौक़िफ़ चौहान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खोल के जनाब देख लें। मैंने कहा था मैं गज वज के सियासत करूंगा, लफ्ज मैंने यूज किया था, गज वज के पॉलिटिक्स करेंगे। यही वजह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 50 मिनट की डिटेल से की थी और उसके बाद से लेके अब तक कम से कम 40 शो पिछले 15 दिनों में मैं कर चुका हूँ और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूँ। मैंने नहीं ये कहा था कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज तो ये आप मुझे सब क्लियर कर लें। दूसरी, जो आपने जिन लोगों के हवाले से कहा, बिल्कुल उन्होंने ये कहा था कि हम सियासत छोड़ रहे हैं। ये आप उनसे क्वेश्चन पूछें कि जब आपने कहा कि हम सियासत छोड़ रहे हैं तो आप दोबारा 10 दिन बाद, 8 दिन बाद क्यों पॉलिटिकली एक्टिव हो गए, ये उनसे पूछे जाना। ये मेरा प्रोगेटिव नहीं है, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। माशाल्लाह आप बड़े सीनियर सीजन सियासतदान हैं, बहुत पहले नहीं, खैर आपने भी देखा होगा कि किस तरह बड़ी पार्टियों में से छोटी पार्टियां ख़ास वक्त में बनती हैं। आमतौर पे कहा जाता है जनाब इस्टेब्लिशमेंट इन पार्टियों को बनाती है, एक इस्तिलाह भी उनके लिए गढ़ ली गई है, सच या गलत, किंग पार्टी की। तो ये एक इस वक्त परसेप्शन तो यही है कि एक किंग पार्टी की हैसियत से इस्तेकाम पार्टी हमारे सामने आई है। सॉरी टू से चौहान साहब।
मुजाहिद साहब, आप तो बड़ी खुल के देखें, मैं सियासत का स्टूडेंट हूँ, अपनी सारी जिंदगी छठी जमात से सियासी कारकुन था, स्टूडेंट लीडर था, उस वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करता हूँ। आपकी जो पीपल्स पार्टी बनी थी उस वक्त भी यही इल्जाम था और हकीकत भी थी कि ये किंग्स पार्टी है। फिर उसके बाद जनाब जब बनी थी, जब इलेक्शन हो रहा था 1970 का, फिर इसी तरीके से आपका जनाब जब नून लीग बनी, सारी दुनिया को पता है कि उस वक्त कहा गया और हकीकत थी कि वो किंग्स पार्टी थी। फिर काफ लीग बनी, सब ने कहा कि किंग्स पार्टी थी। फिर पीटीआई बनी तो सब ने कहा 2013-18 के किंग्स पार्टी। तो ये किंग्स पार्टी का इल्जाम और रियलिटी में कह लो या ना कहो, जैसा तैसा भी है, वो लगता रहता है। लेकिन असल हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम चाहिए। जो पाकिस्तान में इस वक्त जो तशद्दुद की सियासत परवान चढ़ी हुई है, खसूसन जनाब पीटीआई के जो पार्टी हेड हैं उनकी तरफ से स्पेशली जिस तरीके से पिछले 1.25 साल में तशद्दुद की, टकराव की, रियासत से, रियासती इदारों से, फौज से, एजेंसी से, और उसका कंसिक्वेंटली जो नुकसान है वो पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तान की मैशत को हुआ, माशरत को हुआ, और एंड में आके 9 मई का वाकया जो वकूअ पजीर हुए, उसके बाद तो जो है वो हर बंदा दूसरे बंदे से शर्मिंदा है। जो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व था वो भी, जो नहीं था वो भी, जो इस पार्टी के प्लेटफॉर्म से जना वो चीजों को लीड कर रहा था, वो या वो एज अ क्रिमिनल जना वो डिक्लेयर हो गया सारों के सामने, या वो शर्मिंदा है कि यार ये हुआ क्या है। तो हम तो एक ऐसी पार्टी बनाने की तरफ स्ट्रगल कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, कि जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम भी लेकर आए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की तरफ इस अदम तशद्दुद की सियासत को बाला ताक रख के जनाब हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करते हैं। भैया साहब सही है, चलें किंग पार्टी नहीं कहते हैं, इस वक्त पॉलिटिकल एरिना में पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, बल्कि वो दोनों तो एक ही हैं। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, अभी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप एक थर्ड पार्टी की हैसियत से, एक फोर्स की हैसियत से ये सामने आई है। ऐसा नहीं लगता कि इनका बयानिया कोई पीडीएम या हुकूमत के हक में होगा? बहुत सारे सवाल हैं चौहान साहब। देखें, इसमें बरेलवी साहब, पहली चीज तो यह है कि इस पार्टी के प्लेटफॉर्म से कि कोई किसी किस्म की नफरत की सियासत किसी दूसरी पार्टी के साथ भी नहीं, टकराव की सियासत किसी दूसरी पार्टी के साथ भी नहीं, और खींचातानी की सियासत किसी दूसरी पार्टी से भी नहीं। अब मैंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब दूसरी, तो मैंने पहले जनाब 5 मिनट मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी है यार, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से अगर अपोजिशन के किसी लीडर से कोई हार्श वर्ड मेरी तरफ से इस्तेमाल हुआ हो, जो मजबूरन पार्टी का जो कल्चर था उसके मुताबिक चीजें चलती थी। हालांकि मैंने जिंदगी में कभी अल्लाह पाक के करम से बिलो द बेल्ट बात देखी, ना मैं तलाल चौधरी बना, ना मैं शहबाज गिल बना, ना मैंने कभी अल्लाह पाक के करम से ऐसी चीज करनी है। लेकिन फिर भी जो हार्श वर्ड हम यूज करते रहे, तो मैंने उन्हें कहा जी सबसे पहले तो मैं ये माफी मांगता हूँ। दूसरी चीज, आपने जो सवाल पूछा, हमारी ये पार्टी का पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक अच्छा लाइजन होगा। ये नहीं हो सकता कि हम ये कह लें कि यार मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क को जो चैलेंजेस हैं उससे निकलने के लिए हमने बैठने की बात करें तो कह दिए मैं तो बैठूंगा ही नहीं, मैं तो किसी के साथ नहीं बैठता, मैं तो अपने आप को जनाब उतार समझता हूँ, मैं तो अल्लाह की नऊज़ बिल्लाह मखलूक समझता हूँ अपने आप को, मैं क्यों बैठूं किसी के साथ। तो जनाब हमारी पार्टी का कोई लीडर या पार्टी का कोई चीफ लीडर या नंबर 1, वो कम से कम ये रवैया और ये एटीट्यूड नहीं होगा हर पार्टी के। अगर मैं ये कहूँ चौहान साहब के आप लोग यकीनन एक डेमोक्रेट की हैसियत से जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, अब जो ये कहा जा रहा है जिस पार्टी में आप रहे उसके कायद, उसके अरकान, उन पर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चलेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी जहाज़ हाईजैक किया था, नून लीग ने भी जहाज़ हाईजैक किया था, अब मैं तफसील में नहीं आऊँगा, एएनपी ने तो बाकायदा महाज लगाया था, तो उन पे तो मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे नहीं चले, हैदराबाद ट्रिब्यूनल चला, नवाज शरीफ पे आम अदालतें चली। आप क्या इंडोर्स करेंगे मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाना? अच्छा मुजाहिद साहब, ये भी हिस्ट्री है कि पिछले 5 सालों में पीटीआई की हुकूमत में भी बीसीओ केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चले और जिनमें से 3 की सजाए मौत भी हुई। ये भी एक हकीकत है, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि कभी आपने जिंदगी में सुना था, आपने भी अपनी सारी जिंदगी माशाल्लाह सीनियर सहाफी है, जर्नलिस्ट है, आपने दुनिया देखी, पाकिस्तान की सियासत देखी, पाकिस्तान की सियासत में भुट्टो को जनाब फांसी लगी, बेनजीर भुट्टो की जनाब मर्डर हुआ, नवाज शरीफ की हुकूमतें गई,
नवाज शरीफ को एग्जाइल किया गया 2 दफा, और बहुत से ऐसे क्राइसिस आए। कभी देखा कि जनाब कोई आर्मी की इंस्टॉलेशन के अंदर, और आर्मी की इंस्टॉलेशन तो दूर की बात, आपके कोई प्राइवेट जो जनाब आपकी तनसीबात है या ऑफिस है या अदारे हैं, कभी आपने देखा कि जनाब उस पार्टी के लोग उसके अंदर घुस के जाके गवर्नर हाउस को जला रहे हो, और आपके वज़ीर आला हाउस को सपोज, या आपके कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी अंदर घुस के, किसी के घर के अंदर घुस के जनाब, किसी की ऑफिस के अंदर घुस के जनाब वहां पे तोड़ फोड़ कर रहे हो? ये चीज नहीं थी। ये पहली दफा हुई कि आर्मी की तनसीबात अब मियां वाली एयर बेस पे 4-4, 5-5 अरब रुपए का एक प्यारा खड़ा हुआ है, जिस तक कभी इंडियन रॉ या इंडियन फोर्सेज या इंडियन फौज जिंदगी में नहीं सोच सकती कि उनकी तरफ जो है वो नजर भी उठा के देख सके। लेकिन वहां पर एक दीवार तोड़ी, फिर दूसरी दीवार तोड़ी, फिर उसके करीब पहुंच गए, इससे पहले कि वो उनको आग लगाते। हम फैयाज, शुक्रिया फैयाज चौहान साहब, साबिक तर्जुमान तहरीक इंसाफ हमारे साथ थे। और यकीनन कल जो बजट आ रहा है, आज फॉरेन मिनिस्टर ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इक़्तिदार सर्वे पेश किया, और इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद कि इस मौके पर बजट किस तरीके से ये हुकूमत पेश कर पाएगी, जबकि कोई भी सिग्नल मईशत का पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा। हमारे साथ रहिएगा। GTV मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। जून का बजट महीना आवाम के लिए तो खैर से आने से पहले ही कहरी साबित होता है। आज बड़े खुशगवार पुरकशिश फिगर दे रहे थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरम इसाक डार साहब, और उनका कहना ये था कि जनाब सारा मलबा माजी की हुकूमत में गिराते हुए कि आने वाले दिन में पुरुमीद रहना चाहिए। हमारे साथ शाहिद अली हबीब साहब हैं, CEO आरिफ हबीब साहब हैं। आरिफ हबीब आपको पता है खुद एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। तो उनके जी शायद शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो हमें जो फिगर्स बताए जा रहे हैं, हम इस पर कितना एतबार कर लें? मतलब अगर ये कहते हैं कि जी 3.5% GDP शरह नमू तरक्की की होगी, फिर वक्त तो 0.5 है। वर्ल्ड बैंक भी इसको चैलेंज कर चुका है, तो इनके कितने एतबार होते हैं, काबिल एतबार ये फिगर्स शाहिद साहब? मुजाहिद साहब, इसमें आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस दफ़ा के बजट में हमारा ग्रोथ जो है वो इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं है। हमारी फिस्कल कंसोलिडेशन और हमें किस तरीके से अपने फिस्कल डेफिसिट पे काबू पाना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस दफ़ा आपको पता होगा कि डेट सर्विसिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारा इस वक्त जो है, जो बजट आने वाला है, इसमें 7.6 ट्रिलियन, 7.5 से 6 ट्रिलियन की अमाउंट जो है वो डेट सर्विसिंग की होगी, और हमारा टोटल रेवेन्यू जो है, जो टारगेट कर रहे हैं, वो 9.2 ट्रिलियन का होगा, और 9.2 ट्रिलियन भी थोड़ा एम्बिशियस टारगेट है। तो सारा का सारा हमारा डेट सर्विसिंग की नज़र हो जाएगा, और फिर करंट एक्सपेंडिचर जो डिफेंस है, और इसके अलावा जो है हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब मिला के हमें मैनेज करना होगा। तो हमारा टोटल 7 ट्रिलियन का तकरीबन 6.5% का जो है फिस्कल डेफिसिट होगा, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन उसको हम अगर कंट्रोल कर लें और हम अपने एक्सपेंडिचर पे किसी तरह काबू पा लें, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी अगर हम ये कर लेते हैं, जिसमें हम जैसे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको हम किसी तरीके से कम रखें, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा जो है वो उसमें जो है वो उसकी ऑनेस्टली यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन मार्क होता है। अभी आप हमें ये बताइए ना कि जो बजट बना रहे हैं, कहा जा रहा है कि जी IMF, शहबाज साहब कई बार कह चुके हैं, और कितनी नाक रगड़वाएंगे। तो अब जो कहते हैं कमर कस लें, भाई कैसे कस लें? महंगाई तारीखी रिकॉर्ड पर, डॉलर तारीखी रिकॉर्ड पर, इंपोर्ट आपकी हो नहीं रही है, डॉलर आवान हो रहा है। कौन सी ऐसी सिग्नल? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, टेक्सटाइल बंद हो गई है, जूसेस का मैं देख रहा था गिर रही है। तो कैसे बनाएंगे जनाब ये जो जी? नहीं, मुझे साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नाक रगड़वाने वाली बात जो है वो बिल्कुल सही है,
और जो IMF जो है वो आप देखें श्रीलंका के साथ भी इसी तरह हुआ है, और उनके साथ भी जब SLA एग्री हुआ तो 6 महीने की एक्सरसाइज लगी, और इसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद भी बोर्ड का अप्रूवल भी 5-6 महीने उसमें भी लग गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ है, ये दुनिया भर में अब IMF की जो पॉलिसी है वो ये हो गई है, और हम तो 23वें प्रोग्राम में हैं। मतलब हम कोई 5वां या 6वां या 7वां प्रोग्राम नहीं कर रहे, हम तो बार बार IMF के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। वी आर यूज टू नॉकिंग द डोर। तो हमने अपने आप को, हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुए, हमने अपनी प्राइवेटाइजेशन नहीं करी, हमने हमारी जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज जो हैं वो साल का 500 बिलियन का लॉस कर रही होती हैं। हमारा PIA का इस दफ़ा का 90 बिलियन का लॉस हुआ है। तो मतलब अगर आप ये सोचें कि हमने कौन से अच्छे काम कर लिए हैं कि जिस पे हम नाक ना रगड़वाएं, तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगी। हमने तो अपने देखें ना, हमने तो डेट ही लेते रहे हैं। हमने पिछले 10 सालों में हमने तकरीबन 85 से 90 बिलियन डॉलर का डेट लिया है, और वो सारी प्रोडक्टिविटी में यूज़ नहीं हुआ, वो सारा का सारा कंजम्पशन में यूज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसकी वजह से हमें मुश्किलात हो रही हैं, और हम IMF के बगैर नहीं कर सकेंगे कुछ। अगर ये आपका कहना है कि हम IMF के बगैर नहीं चल सकेंगे। सॉरी आरिफ हबीब साहब, हमारे पास मैं ज़्यादा तफसील से समझता कि जिन खदशात का इजहार कर रहे थे आप, देखें शायद हम इससे निकल जाएं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।